नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला बाल विकास मंत्री राखी बिरलान के परिवार में एक महिला के साथ जमकर मारपीट होने की खबर है। राखी बिरलान के भाई और आम आदमी पार्टी के युवा नेता विक्रम पर उसी की पत्नी के ने आरोप लगाया है कि उसे बुरी तरीके से बेल्ट से पीटा गया। रोहिणी साउथ थाना पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल करवा लिया है और मामले की जांच करवाई रही है। प्रियंका का आरोप है कि उसके साथ सालों से मारपीट हो रही है। प्रियंका का आरोप है कि उसके पति विक्रम के कई लड़कियों से अवैध संबंध है और इस पर वो एतराज करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। प्रियंका का कहना है कि उसके पास विक्रम की अवैध रिश्तों का स्टिंग भी है। राखी बिरलान की भाभी प्रियंका ने कहा है कि अब वो और जुल्म नहीं सहेगी। उसने कहा है कि वो अपनी शिकायत लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगी और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराएंगी और विक्रम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगी। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है जो कि 13 मई तक चलेगा। भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर इस बजट पर सत्र में भी हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है। जहां एक तरफ सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है भूमि अधिग्रहण बिल को पारित कराने की, तो वहीं विपक्ष किसी भी कीमत पर झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भूमि अध्यादेश को भी आज लोकसभा में के पटल पर रखा जाएगा और उसकी जानकारी भी दी जाएगी। सरकार के लिए अध्यादेश की जगह लेने वाले इस भूमि बिल को पारित कराना बजट सत्र के दूसरे हिस्से और 30 अप्रैल से शुरू हो रहे राज्यसभा के नए सत्र में भी मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस के साथ साथ इस बिल के खिलाफ जनता परिवार की पार्टियां भी अब एकजुट हो गई हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें सत्र में अब सार्थक समर्थन की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण बिल पर हंगामे के अलावा आज सरकार यमन राहत अभियान की जानकारी संसद को देगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद में इस पर बयान देंगी। बजट सत्र के इस दूसरे हिस्से में दोनों सदनों की कुल 13 दिन की कार्रवाई होगी और इस दौरान गृह, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पर्यावरण, वन, रसायन, उर्वरक और पीने के पानी संबंधित ग्रांट्स पर भी चर्चा होगी। सरकार का महत्वाकांक्षी जीएसटी बिल भी सत्र के दौरान दोनों सदनों में चर्चा के लिए आ सकता है। इसके अलावा काले धन पर रोक लगाने के लिए बिल भी इसी सत्र में आना है। 2 महीने की छुट्टी के बाद लौटे राहुल गांधी ने कल किसान रैली की है। रैली में राहुल ने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। राहुल ने तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से आज देश का किसान और मजदूर घबराया हुआ है। राहुल ने कहा है कि सरकार किसान मजदूर को भूल गई है और उद्योगपतियों की सरकार हो गई है। इतना ही नहीं, राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे में दिए गए भाषण का भी जिक्र किया और कहा कि मोदी जी ने विदेश में कहा है कि 50 साल का कूड़ा वो साफ कर रहे हैं, लेकिन यह बात प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। किसान रैली में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव को किसानों के लिए साजिश करार दिया। सोनिया ने कहा कि यूपीए सरकार साल 2013 में सभी दलों की सहमति से भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून लेकर आई थी और बीजेपी भी उस समय बिल के साथ थी। सोनिया ने मोदी सरकार पर बिल के जरिए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सोनिया ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया है कि बिल के जरिए अब किसी से भी बातचीत नहीं की गई जब ये बदलाव किए गए। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी उम्मीद जताई है कि राहुल के नेतृत्व में पार्टी मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक समेत किसानों के मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। किसानों की जमीन के बहाने राहुल की राजनीतिक जमीन बनाने में जुटी कांग्रेस की इस रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता भी शामिल हुए। रैली के लिए आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। कांग्रेस की किसान रैली पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। बीजेपी ने राहुल के उद्योगपतियों से कर्ज लेकर चुनाव जीतने के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे जनादेश का अपमान बताया।
बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि पीएम मोदी देश को स्कैम इंडिया नहीं बल्कि स्किल इंडिया बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल 2004 में पहली बार संसद आए और 2015 तक उनको रीलॉन्च की ही तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की किसान रैली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकृत मानसिकता वाले लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुताबिक कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि सरकार के बारे में ना वो कुछ अच्छा बोलेंगे ना अच्छा सुनेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेशी दौरे की उपलब्धियों भी गिनाई। उनके विदेशी दौरे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इससे देश को बड़ा फायदा हुआ है। पीएम ने कहा कि फ्रांस भारत को परमाणु रिएक्टर भारत में ही बनाकर देगा, जबकि कनाडा 5 साल तक परमाणु ईंधन उपलब्ध कराएगा। मोदी ने कहा है कि भारत को रिएक्टर दिलाने की पिछली कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने यमन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी को बड़ी कामयाबी बताते हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अफसरों या सांसदों की बेटियों के लिए नहीं है बल्कि गरीबों की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार के काम को राजनीतिक तराजू पर तौलकर देखना ठीक नहीं। यमन मामले में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। वीके सिंह ने लिखा है कि आपके सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं हो पाता। आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए एक दिन का और वक्त पार्टी से मांग लिया है। नेताओं का कहना है कि पहले से निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से हम आज दोपहर तक नोटिस का जवाब दे पाएंगे। बागी गुट के नेताओं ने अनुशासन समिति के सदस्यों पर भी सवाल निशान लगाए हैं। उन्होंने पार्टी के अनुशासन समिति में आशीष खेतान और पंकज गुप्ता के होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने 17 अप्रैल को 48 घंटे का नोटिस देते हुए बागी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसकी मियाद कल शाम 6 बजे खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि पार्टी के सदस्यों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है और इस तरह बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। रविवार को रिकॉर्ड सदस्यता के लिए दिल्ली बीजेपी मुख्यालय सहित कई शहरों में पार्टी के सदस्यों ने जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और खुशी का इजहार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसानों की खुदकुशी को बड़ी चुनौती मानते हैं। IBN 7 से खास बातचीत में फडणवीस ने माना कि किसानों की खुदकुशी उनकी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। फडणवीस ने यह भी कहा है कि पिछली सरकारों की गलतियों के चलते किसानों की यह हालत हुई है। IBN 7 से खास बातचीत में फडणवीस ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र को अकाल मुक्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर 3 राज्यों की 100 से ज्यादा खापों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ने का फैसला किया है। भिवानी में हरियाणा समेत दिल्ली व यूपी की करीब 100 खापों ने यह फैसला लिया। इसके साथ ही खापों ने कन्या भ्रूण हत्या करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का भी फैसला किया है। खापों ने यह भी तय किया है कि वो देश भर में इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। रविवार को औरंगाबाद में पार्टी की पब्लिक मीटिंग में गए उद्धव ठाकरे ने MIM के नेता ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने ओवैसी को महाराष्ट्र में न आने की धमकी दे डाली। सीताराम येचुरी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का अब नया महासचिव चुन लिया गया है। यह फैसला रविवार को विशाखापट्टनम में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। नए पोलित ब्यूरो में प्रकाश करात, रामचंद्र पिल्लई, भिंद्रा करात समेत कुल मिलाकर के अब 16 सदस्य हैं। प्रकाश करात और इसाक पिल्लई ने महासचिव पद के लिए येचुरी का नाम सुझाया, जिसे पार्टी की केंद्रीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। येचुरी ने इस मौके पर कहा है कि हमें पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में अब काम करने की जरूरत है, ताकि देश और पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बजट बनाने के लिए लोगों की राय लेने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की विधानसभा पटपड़गंज से इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि लोग अपनी समस्याएं पर्ची पर लिख करके दें जिससे उसका समाधान किया जा सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मन से ही लोगों से पूछा कि वो किए गए कामों से संतुष्ट हैं या नहीं। मौसम की मार झेल रहे किसानों का हाल जानने राजनाथ सिंह अपने गृह जिले चंदौली पहुंचे। पहले मन से उन्होंने भोजपुरी में भाषण दिया और फिर खेतों में जाकर किसानों की खराब फसल का जायजा लिया। सलमान खान हिट एंड रन मामले में आज सजा की तारीख का ऐलान हो सकता है। पुलिस ने इस पूरे हादसे का रिक्रिएशन भी किया और सोमवार को सरकारी पक्ष हादसे का रिक्रिएशन वीडियो कोर्ट में पेश करेगा। बचाव पक्ष ने शनिवार को कहा था कि मौत की वजह सलमान खान की कार की टक्कर नहीं बल्कि कार उठाने वाली क्रेन की गलती थी, जबकि सरकारी पक्ष का दावा है कि सलमान खुद गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी की चपेट में आने की वजह से पीड़ित की मौत हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने दस्तक दे दी है। रविवार को तो दिल्ली का पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया और ये इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल के अंत तक पारा 45 डिग्री तक यहां पहुंच सकता है। राजस्थान के धौलपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक भाई ने अपने ही बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मौसम की मार झेल रहे पीड़ित किसान के घरों में शहनाइयां बजी। उनकी बेटियों की शादी का जिम्मा अमरोहा के बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर ने उठाया और 101 किसानों की लड़कियों की सामूहिक शादी करवाई। जिन परिवार वालों की लड़कियों की शादी हुई उनके घर में खुशी का माहौल है। फसल बर्बाद होने के बाद ये किसान उम्मीद छोड़ चुके थे। उनकी लड़कियों की शादियां टूटने के कगार पर थी। गुजरात के सूरत में ओएनजीसी के गैस कुएं में धमाके के बाद लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। इस अग्निकांड में 10 से भी ज्यादा लोग झुलस गए, जबकि शुरुआती अनुमान के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए की गैस की आग लगी और इससे इतने का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि जिस कुएं में आग लगी थी उसमें 30,000 क्यूबिक गैस थी। मुंबई, वडोदरा और सूरत से आई ओएनजीसी की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम शनिवार से आग बुझाने में लगी हुई है। दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल में एम्स की एक महिला डॉक्टर ने खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। महिला ने फेसबुक पर लिखी अपनी पोस्ट में अपने पति को समलैंगिक बताते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि प्रिया एम्स के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में डॉक्टर थी और शनिवार को होटल में ठहरी हुई थी और इस दौरान देर रात उसने अपने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद उसके पास अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रिया अपने पति और सास के साथ एम्स के हॉस्टल में रहती थी। फिलहाल पुलिस ने प्रिया के पति को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। खुदकुशी करने वाली एम्स के महिला डॉक्टर प्रिया ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्ट में प्रिया ने लिखा है कि कमल वेदी के साथ मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और अब तक हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं बने। प्रिया ने यह भी लिखा है कि मैं जानती हूं कि वो गे हैं, फिर भी मैंने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया। उसने लिखा है कि तुम इंसान नहीं शैतान हो। राजस्थान के सीकर में एक पुलिस कांस्टेबल ने 45 वर्षीय महिला से एक घर में घुसकर दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। भाजपा नेता और स्थानीय लोगों के प्रदर्शन करने की धमकी देने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन योजना के नाम पर राज्य में जमकर अवैध वसूली की जा रही है। सरकारी दफ्तरों में बैठे अधिकारियों के दलाल गांव मोहल्ले जाकर सीधे सीधे अब अनपढ़ लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। संभल में महिलाओं ने समाजवादी पेंशन योजना के नाम पर लोगों को लूटने वाले ऐसे ही एक दलाल को पकड़कर बंधक बना लिया है। दलाल के पैसे वापस नहीं लौटाने पर महिलाओं ने उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पति ने दहेज में एसी न लाने पर पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी पति केशव की तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हाई टेंशन तार टूटने से नदी में नहा रहे एक परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई। गांव वालों का कहना है कि पहले भी 3 बार तार टूटने की घटना हो चुकी है, पर प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। झारखंड में बिजली कर्मियों की हड़ताल की वजह से 8 जिलों में पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार ने हड़ताल को रोकने के लिए अब तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए। गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां मासूम बच्चों की तस्करी आम बात है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब जिले की बाल कल्याण समिति से लेकर कई एनजीओ ने इलाके के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। रायपुर क्राइम ब्रांच ने डुप्लीकेट एटीएम कार्ड से शॉपिंग करने वाले हाई प्रोफाइल गिरोह के एक आरोपी समीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अलग अलग बैंकों के 6 फर्जी डेबिट कार्ड भी जब्त किए गए। गुजरात के सूरत में रिंग रोड स्थित आरकेटी कपड़ा मार्केट में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की 11 गाड़ियां लगाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में बस्तर जन आदिवासियों के धर्मांतरण की घटना पर शासन और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार इसको बंद कराए, वरना वो इससे अपने तरीके से निपटेंगे। बेंगलुरु के पास एक टोल प्लाजा पर स्थानीय लोग और जो टोल नाकों के बीच जो लोग थे उनमें जमकर हंगामा बरपा। आरोप है कि इस दौरान लोगों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की और एक बूथ को आग के हवाले कर दिया। लोगों के मुताबिक जब वो यहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने पास में ही होने का हवाला देते हुए टोल न देने की बात कही और इसके बाद टोल स्टाफ भी उन पर हमला कर दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिन दहाड़े एक दुकानदार की लूटपाट का विरोध करने पर हत्या कर दी गई। दुकानदार की हत्या के बाद बदमाशों के फरार होने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि 2 लड़के दोपहर के वक्त जनकराज मेहता की दुकान में घुसे और फिर लूट को अंजाम देने लगे। जनकराज के विरोध करने पर लड़कों ने उन पर चाकुओं और बैट से हमला कर दिया और फरार हो गए। दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग में एक 25 वर्षीय विदेशी लड़की की रहस्यमय हालत में छत से गिरने से मौत हो गई। मूल रूप से तंजानिया की रहने वाली लड़की की मौत पुलिस के लिए अभी तक रहस्य बनी हुई है। पड़ोसियों की माने तो उस लड़की के कमरे से काफी जोर जोर से आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी के साथ उसका झगड़ा हो रहा है और उसके बाद लड़की बालकनी से नीचे गिर गई। दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक लड़की की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती हत्या के बाद उसका शव नोएडा के सेक्टर 8 में बंद पड़ी एक कंपनी के बाहर फेंक दिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की का आरोपी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो उसके साथ ही रहती थी। इस प्रेम प्रसंग में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के शार्प शूटर जान उस्मान खान को गिरफ्तार किया है। इससे पहले उस्मान को मुंबई पुलिस ने रवीना टंडन के पति अनिल थंडानी से वसूली के आरोप में भी गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के सागर में एक शराबी होमगार्ड के जवान ने घर का दरवाजा देर से खोले जाने पर नाराज होकर पत्नी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी दयाराम को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक प्रेमिका ने पहले अपने प्रेमी को जेल की हवा खिलाई। जेल से छूटने के बाद जब प्रेमी ने कोर्ट परिसर में लड़की से गाली गलौज की तो प्रेमिका ने कोर्ट परिसर में ही उसकी पिटाई भी कर डाली। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सीएनबीसी आवाज के गेस्ट एडिटर की भूमिका को बखूबी अंजाम दिया है। एडिटर के किरदार में जयंत सिन्हा ने इकोनॉमी, इंडस्ट्री और मार्केट पर इन तमाम सेक्टरों के दिग्गजों का मूड भी जाना। इस खास संवाद में आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ साथ उद्योग जगत के तमाम दिग्गज भी मौजूद थे। अगर हौसला हो तो परिस्थितियां कभी आड़े नहीं आती।
गड़ौली गांव की राजकुमारी दरोगा ने 9 साल की उम्र में ही अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, मगर उसने पढ़ाई जारी रखी। शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसने प्री बीएसटीसी की परीक्षा भी दी। चुनाव आयुक्त सैयद नसीम जैदी ने रविवार को देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। नसीम जैदी ने HSS ब्रह्मा की जगह ये जिम्मेदारी संभाली है। नसीम जैदी उत्तर प्रदेश कैडर के 1976 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ब्रिटेन पुलिस ने सैमसंग कंपनी के फ्रिज से भरे ट्रक लूटकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी 5 आरोपी फरार हैं। आरोपियों की खोज में जुटी पुलिस को तब बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उसे पता चला कि 15,000 रुपए के फ्रिज दादरी इलाके में 2-2 हजार रुपए में बिक रहे हैं। पुलिस ने रेड मारी और फ्रिज सहित आरोपी को पकड़ लिया। आईपीएल में आज एक मैच खेला जाएगा। यह मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। देर रात खेले गए आईपीएल के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 18 रन से हरा दिया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 200 रन का बेहतरीन स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर 20 ओवर में 191 रन की बना सकी। मुंबई की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग करने के लिए आए जिमंस ने 59 रन, उन्मुख चंद ने 58 रन और रोहित शर्मा ने 42 रन की पारी खेली। मुंबई की जीत के हीरो रहे हरभजन सिंह, जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 27 रन देकर महत्वपूर्ण 3 विकेट झटके। हरभजन को इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। बेंगलुरु की तरफ से डिवाइस ने गेंद और बल्ले से शानदार खेल दिखाया। वाइस ने 25 गेंदों पर 47 रन बनाए और 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट भी झटके, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु की टीम हार गई। और इससे पहले खेले गए आईपीएल मैच में राजस्थान ने शानदार खेल दिखाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 4 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान ने शानदार बल्लेबाजी दिखाते हुए 18 ओवर में 2 गेंदें रहते ही मात्र 2 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली। और राजस्थान की जीत के हीरो रहे शेन वॉटसन और अजिंक्य रहाणे, दोनों सलामी बल्लेबाज ओपनिंग जोड़ी के लिए आईपीएल में अब तक की रिकॉर्ड 144 रन की साझेदारी की। शेन वॉटसन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 47 गेंद में 73 रन की पारी खेली, तो रहाणे ने 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 55 गेंदों में 76 रन की पारी खेली। रहाणे को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। चेन्नई की तरफ से धोनी, ब्रावो और स्मिथ का बल्ला भी चल पाया। धोनी ने 31 रन, ब्रावो के 62 रन और स्मिथ के 40 रन की पारी खेली। रैना और डुप्लेसिस का बल्ला खामोशी रहा। अमिताभ बच्चन ने अपनी 3 साल की पोती आराध्या के साथ बिताए पलों पर अपने ब्लॉग पर लिखा है कि आराध्या अपनी उम्र के लिहाज से बहुत समझदार है और बहुत से सवाल पूछती है। फिल्म दंगल के निर्देशक आमिर की 2 बेटियों की भूमिका के लिए जोर शोर से ऑडिशंस करने में जुटे हैं। सलमान खान बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे हैं। ये सलमान की कश्मीर में पहली शूटिंग है। यहां डायरेक्टर कबीर खान कुछ वॉर सीक्वेंस और एक गाना शूट करेंगे। शाहरुख खान को 5वें एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किंग खान को सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अवार्ड दिया गया। अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म ब्रदर्स की शूटिंग खत्म कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये हॉलीवुड फिल्म वॉरियर की ऑफिशियल रीमेक है। ऋतिक रोशन एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, हालांकि इस बारे में ज्यादा डिटेल्स उन्होंने अब तक शेयर नहीं की है। अर्जुन रामपाल अपनी अगली फिल्म दाढ़ी के लुक के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए अर्जुन बड़ी हुई दाढ़ी रखेंगे। फिल्म में वो एक गेस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन की भूमिका में नजर आएंगे।